अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8th टू 4th सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। इसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है बोन फ्रैक्चर, जो कि इस चैप्टर की फर्स्ट डिजीज़ है। सो हेयर व्हाट डू यू मीन बाय बोन फ्रैक्चर? फ्रैक्चर का सिंपली मतलब होता है टूटना, उसको हम सिंपली फ्रैक्चर बोलते हैं। तो बोन के टूटने को हम बोन फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, सिंपली फ्रैक्चर का मतलब यही है कि बोन का टूट जाना, वो ही फ्रैक्चर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। बोन की कंटिन्यूटी में अगर ब्रेक आ जाए तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, और ये डिफ़ाइन किया जाता है मज़ीद इसके टाइप्स के ऊपर कि कौन से टाइप का फ्रैक्चर है और उसके एक्सटेंट के ऊपर कि कौन से एक्सटेंट का फ्रैक्चर है। और अगर दूसरी तरह से हम फ्रैक्चर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो आप इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा अमाउंट में आप स्ट्रेस लगा रहे हैं बोन के ऊपर, जो कि उसकी लिमिट से बहुत ज़्यादा है, तो बोन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एब्जॉर्ब ना करने की वजह से बोन टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूँ कि एक इलास्टिक की अपनी इलास्टिसिटी होती है, उसकी लिमिट होती है इलास्टिसिटी की। ओके, अगर आप उसको ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करेंगे तो ओवर स्ट्रेच होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेचिंग वाली लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो इलास्टिक है वो टूट जाएगा। इस तरह से अगर आप ओवर स्ट्रेस देंगे बोन को तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बोन भी टूट जाएगा। तो ये सिंपल बोन फ्रैक्चर है और उसकी डेफिनेशन। सो फ्रैक्चर कैन बी कास्ड बाय डायरेक्ट ब्लोज और क्रशिंग फोर्सेस की वजह से हो सकता है, सडन ट्विस्टिंग मोशन की वजह से होता है और उसके अलावा एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। और जो बोन अगर ब्रेक हो जाए तो वो ब्रोकन बोन एडजेसेंट स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू एडिमा हो सकती है, हेमोरेज हो सकती है और उसके अलावा मसल और जॉइंट में जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है। ओके, और उसके अलावा रप्चर टेंडन, सीवियर नर्व हो सकती हैं और ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। और इसके अलावा जो अदर बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी इंजर्ड हो सकते हैं इस फ्रैक्चर की वजह से। ओके, तो ये सिंपल इसकी बेसिक नॉलेज थी अबाउट फ्रैक्चर। और नाउ हम इसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। सो टाइप्स में सबसे पहले आते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। अब कंप्लीट वर्ड से ही पता लग रहा है कि टोटली बोन टूट जाए तो उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन के पे गौर करें तो कंप्लीट फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स ब्रेक अक्रॉस द इंटायर क्रॉस सेक्शन। पूरी क्रॉस सेक्शन जो है वो टूट जाए बोन की, उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। या फिर जो बोन है वो फ्रीक्वेंटली अपनी जगह से रिप्लेस हो जाए या फिर उससे रिमूव हो जाए तो उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। देन है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कंप्लीट फ्रैक्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो पूरा बोन है वो पूरा का पूरा नहीं टूटता। उसमें क्या होता है कि जो बोन का आधा पार्ट है वो टूटता है और जो आधा पार्ट है वो या तो बेंड हो जाता है या तो वो नॉर्मल ही रहता है। इसमें मोस्टली हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है जिसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं। सो डेफिनेशन के ऊपर देखें, द ब्रेक अकर थ्रू ओनली पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो क्या था, वो इंटायर क्रॉस सेक्शन को तोड़ रहा था। लेकिन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में ओनली वन पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोन कैन बी ब्रोकन। ओके, तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला है ये कंप्लीट फ्रैक्चर का डायग्राम है, जिसमें पूरा का पूरा बोन जो है वो ब्रेक हो गया है, एक दूसरे से जो बोन है वो सेपरेट हो गए हैं। और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में आप देख सकते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि आधा टूटा है और आधा वैसे ही सेम है। तो ये दो टाइप्स है किसके, फ्रैक्चर के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रेकिंग। ओके, देन इसके अदर टाइप्स हैं जैसे कि क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बोन ब्रेक होता है वो स्किन को अफेक्ट नहीं करता।
यानी इसमें क्या होता है, स्किन के अंदर जो बोन होता है वो टूट जाता है, लेकिन स्किन के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसको हम सिंपली ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं और इसको कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें वुंड वगैरह हमें नहीं मिलता जब बोन फ्रैक्चर हो। तो अ फ्रैक्चर दैट रिमेन कंटेन्ड एंड डजंट ब्रेक द स्किन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड फ्रैक्चर। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, एक सिंपल फ्रैक्चर या फिर क्लोज्ड फ्रैक्चर आप बोल दें तो बाहर जो स्किन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बीच में स्किन के अंदर बोन टूटा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। देन है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो बोन है वो तो टूटता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्किन को भी तोड़ देता है, यानी स्किन को भी डैमेज करता है, इसीलिए हम इसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। अब इसको हम ग्रेड देते हैं। ओके, जैसे ग्रेड 1 हम कौन सी फ्रैक्चर को देंगे, जिसमें क्लीन वुंड हो और उसकी जो साइज़ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, इसको हम ग्रेड 1 देंगे। और ग्रेड 2 हम किसको देंगे, हम ग्रेड 2 उस वुंड को देंगे जो एक तो एक्सटेंसिव हो, एक्सटेंसिव नहीं, इसमें क्या होता है जो वुंड होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू जो ग्रेड 1 हम जिसको दे रहे थे उसमें क्या हो रहा था, जो लॉन्ग वुंड था वो 1 सेंटीमीटर से कम था लॉन्ग, लेकिन जो ग्रेड 2 आप देंगे तो उसमें जो वुंड है वो ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन इसमें एक और बात है, जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है वो इसमें अगर नहीं होगी तभी आप इसको ग्रेड 2 देंगे। देन ग्रेड 3 आप हाईली कंटामिनेटेड फ्रैक्चर को देंगे। हाईली कंटामिनेटेड फ्रैक्चर क्यों हम बोल रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें स्किन ब्रेकडाउन हो रही है, प्लस में सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो रहा है और ये मोस्ट सीवियर फ्रैक्चर होता है। ओके, अब स्किन हमारी डैमेज है तो डैमेज स्किन में आउटर इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इजीली इंटर हो सकते हैं और कोई ना कोई इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ काज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको हाईली कंटामिनेटेड भी बोलते हैं। ओके, सो इस तरह से आप इनको ग्रेड देते हैं किनको, ओपन फ्रैक्चर को। यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं ओपन या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर, इसमें बोन भी टूटा हुआ है प्लस में स्किन भी टूटी हुई है, स्किन भी डैमेज हुई है। देन है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन एक अलग टाइप के तौर पर हम इसको अगेन डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर पैटर्न। सो अ फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ बोन इज ब्रोकन, वो फ्रैक्चर जिसमें एक साइड बोन की ब्रेक हो जाए लेकिन अदर साइड जो है वो बेंट हो जाए, उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक साइड बोन की ब्रेक हो गई है और दूसरी साइड इसकी बेंट हो गई है, यानी मुड़ गई है, टूटी नहीं है लेकिन मुड़ गई है, तो उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, देन है हमारे पास ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है वो बोन का जो क्रॉस सेक्शन है उसमें एक एंगल बनाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें, इस तरह से एंगल में फ्रैक्चर को हम ओब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं और ये लेस स्टेबल होता है देन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देन है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है वो ट्विस्ट करता है अराउंड द शाफ्ट ऑफ बोन। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्पाइरल वे में फ्रैक्चर हुआ है किसमें, बोन में, तो इसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। देन है एवल्जन। ये क्या है, ये एक फ्रैक्चर है जिसमें बोन्स के फ्रेगमेंट जो होते हैं वो बीइंग पुल्ड होते हैं बाय लिगामेंट्स और टेंडन एंड इट्स अटैचमेंट, यानी बोन के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो टेंडन्स और लिगामेंट से अटैच होते हैं, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से वो उनमें फ्रैक्चर आ जाता है, इसीलिए हम उनको एवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं टेंडन देख सकते हैं, टेंडन से स्मॉल बोन्स के जो फ्रेगमेंट है वो अटैच किए गए हैं और ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से इनमें फ्रैक्चर आ गया है। ओके, देन है हमारे पास फ्रेगमेंट कंपाउंड। ओके, फ्रेगमेंट कंपाउंड में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होता है, यानी बोन जो ब्रेक होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसका अदर नाम है कॉम्बिन्यूटेड। ओके, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर बोलते हैं हम इसको। इसमें आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल पार्ट में बोन टूटा हुआ है। ओके, इसकी डेफिनेशन के ऊपर देखें, फ्रैक्चर इन विच डैमेज आल्सो इन्वॉल्व्स स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको हम ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं और प्लस में ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को
बी अटैक करता है। लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था कि बीच में से टूटा हुआ था बोन, लेकिन वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट नहीं कर रहा था। दैट्स वाई इन दोनों के हमने अलग अलग करके रखा है और इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। जो पहले वाला था उसमें क्या था कि जो बोन था वो अंदर क्लोज था और क्लोज अंदर ही वो टूटा हुआ था, लेकिन स्किन को वो अफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो फ्रेगमेंट कंपाउंड यानी जिसको हम कम्युनेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, उसमें बोन ब्रेक होता है, प्लस में वो क्या करता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। इसको हम ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, देन है कंप्रेशन। कंप्रेशन फ्रैक्चर हम उसको बोलते हैं जो कंप्रेशन की वजह से हो, जैसे कि मोस्टली वर्टिब्रास में होता है। ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से जो वर्टिब्राए होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो ओवर कंप्रेशन की वजह से उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, उनमें फ्रैक्चर आ जाता है, तो इसको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। देन है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर नाम से ही क्लियर है कि जो बोन के स्ट्रेस में उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके स्ट्रेट में फ्रैक्चर हो, उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यानी सीधा सीधा जो बोन है वो टूट जाए तो उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। देन है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स अंदर की तरफ चले जाते हैं और ये मोस्टली स्कल और फेशियल बोन्स में देखा गया है, जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, देन है एपिफाइजल फ्रैक्चर। एपिफाइजल फ्रैक्चर में एपिफाइसिस में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम एपिफाइसियल फ्रैक्चर बोलते हैं। देन है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर नाम से ही क्लियर है, जो किसी डिजीज़ की वजह से फ्रैक्चर हो बोन में उसको हम पैथोलॉजिक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन्स के अंदर सोराख बन जाते हैं, उनमें पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर बोन्स वीक होंगे तो वो ईजीली टूट सकते हैं, उनमें फ्रैक्चर आ सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकते हैं। बोन सिस्ट यानी बोन के अंदर सिस्ट हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। पेजिट डिजीज़ और बोनी मेटास्टेसिस या फिर ट्यूमर बोन कैंसर की वजह से हो सकता है। और ये जो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होता है ये विदाउट ट्रामा और फॉल की वजह से होता है। इसमें से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर होता तो है, आप जल्दी जल्दी में ये गलत नहीं करके आना कि जो फ्रैक्चर है तो सिंपल ये ट्रामा या फिर फॉल या फिर एक्सीडेंट की वजह से होगा। कुछ फ्रैक्चर ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ की वजह से होते हैं। ओके, सो पैथोलॉजिक विदाउट ट्रामा और फॉल की वजह से अगर होते हैं। नाउ इसके काजेस को डिस्कस करें तो काजेस में सबसे पहले क्या आते हैं, डायरेक्ट ब्लोज की वजह से बोन टूट सकता है। उसके अलावा क्रशिंग फोर्स में आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, जैसे ज़ोर से रोड के ऊपर जो मोटरसाइकिल वाला है वो क्रश करके जाता है, आपने देखा होगा, तो उसके दौरान जो बोन्स हैं वो टूट जाते हैं, उन्हें फ्रैक्चर आ जाता है, इसको हम क्रशिंग फोर्सेस बोलते हैं। या फिर कोई भारी चीज़ आपके ऊपर गिर लगे तो उसको हम सिंपली क्रशिंग फोर्सेस की वजह से जो फ्रैक्चर हो। ओके, देन ट्रामा हो गया, जैसे फॉल और एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। उसके अलावा डिजीज़ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, बोन कैंसर हो गई। देन सडन ट्विस्टिंग मोशन। इसमें क्या होता है, कभी कभार आपने नोट किया होगा कि आप एक जगह पर बैठे हैं और सडनली आप अपने लिम्स को मूव कर रहे हैं, तो सडन ट्विस्टिंग मोशन की वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर ये कुछ ज़्यादा ही हो जाए ट्विस्टिंग तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर काज हो सकता है। ओके, देन एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। काजेस के बाद इसके साइन और सिम्टम्स देखें तो साइन एंड सिम्टम्स के लिए यहाँ पर आप एक वर्ड याद कर लें, ब्रोकन। अब क्योंकि हमें पता है फ्रैक्चर का मतलब है ब्रोकन या फिर ब्रेकडाउन ऑफ बोन, तो यहाँ पर आप ब्रोकन याद कर लें। यहाँ पर बी स्टैंड करता है फॉर ब्रूजिंग। ब्रूजिंग क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर बोन्स जो है वो अगर स्किन के ऊपर जा लगेंगे तो उसको अफेक्ट करेंगे, वहाँ पर ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पर ब्लीडिंग होगी ज़्यादा, तो उस ब्लीडिंग होने की वजह से आपको ब्रूजिंग मिलेगी। ओके, देन आर स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड मूवमेंट। अब जाहिर सी बात है अगर बोन टूट जाएगा तो मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी।
सो हमें पता है कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अगर बोन टूट जाए तो उसकी वजह से वो बंदा अपने हाथ पैर को हिला नहीं सकता, दैट्स वाई रिड्यूस्ड मूवमेंट होगी। और उसके अलावा ओ स्टैंड फॉर ओड अपीयरेंस। अब स्केलेटल सिस्टम एक बंदे को उसके बैलेंस करता है, उसको अच्छी पोस्चर देता है। अगर वो बोन ही टूट जाए तो उसकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी, दैट्स वाई ओड अपीयरेंस मिलेगी आपको उस पेशेंट में। देन के स्टैंड फॉर क्रैकलिंग साउंड। अब जब बोन टूट जाते हैं तो उसकी रबिंग की वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स मिलेंगे जिनको हम क्रैकलिंग साउंड्स बोलते हैं। देन ई स्टैंड फॉर एडिमा, यानी वहाँ पर सूजन मिलेगी, क्योंकि जब ब्लड वेसल डैमेज होती हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की वजह से, इन्फ्लामेशन रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी। आपको एरिथमा यानी वो एरिया आपको वार्म मिलेगी, गर्म मिलेगी। एडिमा भी आपको वहाँ पर मिलेगी। देन एन स्टैंड फॉर न्यूरोवास्कुलर इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर बात बोन की टूटने की वजह से टूटने की हो रही है, तो बोन टूटना कोई एक छोटी बात नहीं है, तो उसकी वजह से सिवियर पेन होगा उस पेशेंट को। देन वी हैव 6 पीस। सो पी स्टैंड फॉर पेन, ज़्यादा पेन होगा। और पेलर, जो उसकी स्किन है वो पीली पीली या फिर पेल कलर की आपको मिलेगी। देन पैरालिसिस, जो उसका हाथ है वो पैरालाइज, या फिर जो यहाँ पर भी फ्रैक्चर हुआ है वो पैरालाइज हो सकता है। देन पैरेंथेसिस हो सकती है। उसके अलावा पल्सलेसनेस, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर आपको पल्स जो है वो कम मिलेगी। और उसके अलावा पायोक्लोथर्मिया, इसका क्या मतलब है कि जिस एरिया में बोन फ्रैक्चर है वहाँ का टेम्परेचर आपको कोल्ड मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज। ओके, साइन एंड सिम्टम के बाद आप उसको डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप उनका एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे से क्लियर आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ से कौन सी एरिया में बोन टूटा हुआ है और किस तरह से टूटा हुआ है। तो ये सारा आपको एक्सरे में पता लग सकता है। उसके अलावा इमेजिंग करेंगे तो डिफरेंट इमेजिंग की वजह से भी आपको पता लग सकता है कि कौन सा बोन ब्रोक हुआ है। और उसके अलावा फिजिकल थेरेपी के दौरान भी आप डायग्नोस कर सकते हैं बोन फ्रैक्चर को। डायग्नोस करने के बाद आती है उसकी मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में एक प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है सिंपली सेटिंग द बोन, यानी जो बोन टूटा हुआ है उसको आप सेट करेंगे, उसको वापस अपनी जगह पर लाएंगे, उसको हम सिंपली रिडक्शन बोलते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं कि जो टूटे हुए बोन्स होते हैं उनको आप एक जगह पर होल्ड करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हील हो जाएँ और पेशेंट नॉर्मल हो जाए। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लोज रिडक्शन और दूसरा होता है ओपन रिडक्शन। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का बोन फ्रैक्चर है। मोस्टली क्लोज और ओपन रिडक्शन का जो उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अंडरलाइनिंग वो सेम होते हैं। और फिजिशियन जो है वो ये चाहता है कि जो फ्रैक्चर है वो एज सून एज पॉसिबल हो जाए, ताकि हील हो जाए, रिड्यूस हो जाए फ्रैक्चर, ताकि जो ज़्यादा लॉस है जैसे कि इलास्टिसिटी फ्रॉम टिश्यू थ्रू इन्फिल्ट्रेशन बाय एडिमा और हेमरेज ये ना हो सके। दैट्स वाई फिजिशियन ऑलवेज यही चाहता है कि फ्रैक्चर को जल्द से जल्द रिड्यूस किया जाए। और मोस्ट केसेस में जो फ्रैक्चर की रिडक्शन होती है वो डिफ़िकल्ट होती जाती है जैसे जैसे इंजरी हील करती जाती है। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर क्लोज्ड रिडक्शन। क्लोज्ड रिडक्शन इनको हम सिंपली एक्सटर्नल फिक्सेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो बोन्स टूटे हुए होते हैं उनको अपनी पोजीशन पर लाकर होल्ड करते हैं ताकि बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। सो प्लेसिंग द ईंट्स इन कांटेक्ट, जो ईंट्स हैं उन बोन्स की जहाँ से वो टूटे हुए हैं तो उनको हम उनके कांटेक्ट में रखते हैं थ्रू मैनिपुलेशन या फिर मैनुअल ट्रैक्शन। ओके, इन दोनों प्रोसेस से हम बोन्स को एक जगह पर होल्ड करते हैं ताकि बोन हील हो जाए जल्द से जल्द। और उसके अलावा जो एक्सट्रीमिटी है वो हेल्ड की जाती है एक डिज़ायर पोजीशन में, वाइल फिजिशियन अप्लाई कास्ट या फिर स्प्लेंड और अदर डिवाइसेस। या तो कास्ट फिजिशियन अप्लाई कर सकता है, स्प्लेंड और अदर डिवाइसेस अप्लाई कर सकता है, ताकि जो वो एक्सट्रीमिटी है वो एक पोजीशन, डिज़ायर्ड पोजीशन के ऊपर हेल्ड की जाए। ओके, इसकी वजह से क्या होगा कि जो बोन्स हैं वो ज़्यादा मूव नहीं होंगे तो वो जल्द से जल्द हील हो जाएंगे। देन रिडक्शन आपने अंडर एनेस्थेसिया करनी है, प्लस विथ परक्यूटेनियस स्पिनिंग में बी यूज्ड। परक्यूटेनियस स्पिन्स भी यूज़ हो सकती हैं क्लोज्ड रिडक्शन में। सो द इमोबिलाइजिंग डिवाइस मेंटेन द रिडक्शन एंड स्टेबलाइज द एक्सट्रीमिटी फॉर बोन हीलिंग। अब
जैसे जितना आप ज़्यादा उस एरिया को इमोबलाइज रखेंगे, यानी उसको ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, उतना जल्द रिडक्शन वाला प्रोसेस सही होगा और बोन जो है वो जल्द से जल्द हील हो जाएगा। और देन आपने ये रिडक्शन वाला प्रोसेस करके, क्लोज्ड रिडक्शन वाला प्रोसेस करके आपने उसके बाद एक्सरे निकलवाना है, ताकि आप ये वेरीफाई कर सके कि जो आपने बोन के फ्रेगमेंट अलाइन किए हैं एक पोजीशन के ऊपर, क्या वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अगेन वो सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे और उसको जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है वहाँ पर आप उसको रखेंगे। देन ट्रैक्शन भी इसमें आता है, क्लोज्ड रिडक्शन में है। इसमें क्या होता है, हम उस फ्रैक्चर वाली एरिया को इमोबलाइज करते हैं, प्लस में उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो ट्रैक्शन में भी यूज्ड अंटिल पेशेंट इज फिजियोलॉजिकल स्टेबल। ये तब तक यूज़ हो सकते हैं जब तक जो पेशेंट है वो फिजियोलॉजिकल स्टेबल है और वो एबल है टू विथस्टैंड सर्जिकल फिक्सेशन। ओके, यहाँ पर ट्रैक्शन की आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ओके, नीचे यहाँ पर एक वेट हैंग किया गया है ताकि जो एक्सट्रीमिटी है वो एक ही जगह पर टिकी रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी तो बोन जल्द से जल्द हील हो जाएगा। देन है हमारे पास ओपन रिडक्शन को हम सिंपली सर्जरीज़ की वजह से करते हैं। सो सम फ्रैक्चर रिक्वायर ओपन रिडक्शन, जिनको हम सर्जरी की वजह से करते हैं। ओके, सर्जरी से करते हैं। सो इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट रिड्यूस होते हैं बाय इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस। अब वो कौन से इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस हैं जो ओपन रिडक्शन में काम आते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। सो इसमें आते हैं सबसे पहले मेटालिक पिन्स, वायर्स, स्क्रूज, प्लेट्स, नेल्स और रॉड। ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं ताकि जो बोन्स के फ्रेगमेंट हैं उनको एक जगह पर होल्ड किया जाए उनकी पोजीशन में, अंटिल सॉलिड बोन हीलिंग अकर। जब तक सॉलिड बोन हील ना हो जाए तब तक ये उनके अंदर लगी होती हैं। सो इन डिवाइस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दीज डिवाइसेस में बी अटैच टू साइड ऑफ बोन। या तो ये बोन के साइड से अटैच किए जाते हैं, या तो ये बोन्स जो टूटे हुए फ्रेगमेंट है उनके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, या फिर ये डायरेक्ट मेडुलरी कैविटी ऑफ बोन से डायरेक्टली अटैच किए जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। देन इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस इंश्योर फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन एंड फिक्सेशन ऑफ बोनी फ्रेगमेंट्स। जो इंटरनल डिवाइसेस हैं उसमें आपको ये एक फ्रेम अप्रोक्सीमेशन आपको प्रोवाइड करते हैं बोनी फ्रेगमेंट्स की फिक्सेशन का। ओके, इसको हम सिंपली ओपन रिडक्शन बोलते हैं। देन यहाँ पर कुछ डायग्राम है जिसकी मदद से आपको क्लियर होगा कि ओपन रिडक्शन क्या है और उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं फ्रैक्चर बोन को हील करने के लिए इन्होंने यूज़ किए हैं प्लेट प्लस में स्क्रू। ठीक है, प्लेट भी लगाई है और उसके अंदर स्क्रू भी लगाई है ताकि वो एक जगह पर होल्ड हो सके बोन। ओके, देन यहाँ पर इन्होंने आर्म में अंदर फ्लेक्सिबल नेल्स लगाए हैं। फ्लेक्सिबल नेल्स भी हमने इंटरनल डिवाइसेस में पढ़े थे, इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस। देन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन में यहाँ पर डेल्टॉइड गाइड, इसमें अगेन एक प्लेट यूज़ की गई है और उसके ऊपर स्क्रू भी लगाए गए हैं। देन यहाँ पर आप मेटालिक पिन्स देख सकते हैं, ये मेटालिक पिन्स हैं। और यहाँ पर आप फीमोरल नेक फ्रैक्चर को रिपेयर आप देख सकते हैं कि कैसे जो इंटरनल डिवाइसेस हैं वो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रहे हैं और उसको एक पोजीशन पे होल्ड करके रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर नीचे ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर रिपेयर की गई है। देन है इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन। एज अ नर्स आपका क्या काम है, तो सबसे पहले जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए आपका काम होगा वो ये होगा कि आपको जितना हो सके उसको इमोबलाइज रखना है, यानी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवानी उस फ्रैक्चर वाली एरिया को। तो उसके लिए आप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इमोबलाइज करें। ओके, स्प्लिंट आप उस फ्रैक्चर बोन के ऊपर या फिर नीचे लगा सकते हैं ताकि वो जो फ्रैक्चर बोन वाली एरिया है वो मूव ना हो सकें। ओके, और जल्द से जल्द हील हो जाएं, क्योंकि हमारा जो गोल है वो क्या है, हमें बोन को एक जगह पर लाना है ताकि वो जल्द से जल्द हील हो जाए। देन हमने स्टॉप करनी है ब्लीडिंग को, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे प्रेशर इन क्लीन क्लोथ्स।
आपने डर्टी क्लोथ्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, जो स्किन होती है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली पास हो सकते हैं। इसीलिए आपने प्रेशर अप्लाई करना है, लेकिन विथ क्लीन क्लोथ से। ओके, देन ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर में आपने उनको कवर करना है विथ स्टीराइल ड्रेसिंग। स्टीराइल ड्रेसिंग से उनको कवर करना है। ऐसा ना हो कि आप दूसरी चीज़ों से उनको ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्या है, एक तो ये ओपन है और उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजीली अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो कि इंक्रीज़ करेंगे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। देन आपने उनकी एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करना है ताकि जो स्वेलिंग हो रही है वो डिक्रीज़ हो जाए। देन अप्लाई आइस फॉर डिक्रीजिंग स्वेलिंग, एंड देन कीप पेशेंट NPO फॉर सर्जरी। अगर आप उस पेशेंट की अगर सर्जरी हो रही है तो आप उनको नथिंग पर माउथ पर रखेंगे सर्जरी के लिए। देन आप उनकी पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेन की मैनेजमेंट आपने यहाँ पर लाजमी करनी है। आप उस पेन की मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट करेंगे, देन मॉनिटर करेंगे क्लोजली जो रिलीफ हुआ है। ओके, तो ये सिंपल नर्सिंग इंटरवेंशन थी जो एज अ नर्स आप फ्रैक्चर वाले पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।